Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Welcome to the workshop 2023. आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ एडीएचडी। हम एडीएचडी की कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एडीएचडी के जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ उनके अंदर क्या होती हैं, फिर उनके अंदर जो क्या चेकलिस्ट रखनी चाहिए कि क्या उनकी चेकलिस्ट बननी चाहिए जिसके ऊपर उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा हम देखेंगे आज कि क्या थेरेपी है, क्या गाइडलाइन है टू द पेरेंट्स एंड टीचर्स दैट आर डीलिंग विद द चिल्ड्रन ऑफ एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं टुवर्ड्स द कॉजेज़ ऑफ एडीएचडी। हमने पिछले टॉपिक को डिस्कस किया कि एडीएचडी क्या है, क्या इसके सिम्टम्स है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसके सारा ओवरऑल जो डायग्नोसिस करते हुए हमने चेक करना है वो क्या चेकलिस्ट है इसकी, क्या कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे इन द चिल्ड्रन इन द एडल्ट्स। उसका क्राइटेरिया था पूरा, वो हमारी रिकॉर्डिंग में होगा। आज हम चलते हैं कॉजेज़ ऑफ एडीएचडी पर। एडीएचडी की कॉज क्या है? इसमें 4 to 5 फैक्टर्स आते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। सो वो चिल्ड्रन जो हैं वो एडीएचडी के शिकार होते हैं उनकी वजह से, जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो कहा जाता है दैट इज़ जीन्स। जीन्स जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है एडीएचडी की कॉज में। इसके बाद ब्रेन इंजरी, अगर किसी को ब्रेन इंजरी हुई है उसकी वजह से भी एडीएचडी के सिम्टम्स हो सकते हैं स्टार्ट। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, इन्वायरमेंट में ऐसा होता है, कभी स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है वो इंसान में एडीएचडी के सिम्टम्स बन जाते हैं। सो इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, जीन्स के साथ ये रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। और नेक्स्ट फैक्टर इसमें आता है प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से भी एडीएचडी जो है वो एक बन सकता है चिल्ड्रन में। इसके अलावा रिसर्चर्स जो हैं वो इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं कि इसकी जो एक एग्जैक्ट वजह है, हमारा ब्रेन कभी भी स्टिल नहीं रह सकता, हमारा ब्रेन हमेशा वर्क कर रहा होता है, हमारे ब्रेन ने हमेशा काम करना होता है। अब कुछ लोगों का काम ऐसा क्यों हो जाता है कि वो जो है टुवर्ड्स डायग्नोसिस उनको मिल जाता है एडीएचडी का, जिसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हो जाती है उनकी और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वो। तो ऐसी कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या उन पे पड़ता है, ये रिसर्चेस अभी काम हो। सो ये कुछ हमारे पास रिस्क फैक्टर्स थे जिस पे रिसर्च अभी हो रही है और बहुत सारा काम इस टॉपिक पे हो रहा है कि क्या एडीएचडी का आगे फ्यूचर क्या है, पास्ट में एडीएचडी को किस तरह ट्रीट किया जा रहा था और प्रेजेंट सिचुएशन में एडीएचडी कैसे चल रहा है। एक बात मैं कहती हूँ, प्री मेच्योर डिलीवरी किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है, मगर उसकी वजह से मदर जो है वो अगर मदर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मदर जो है वो अपने टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रेस में रही हैं या बहुत एक्टिव हाइपर एक्टिव रही हैं, बहुत वर्कलोड रहा है उन पे, बहुत उन पे एक्टिविटी स्केड्यूल उनका ऐसा है कि बहुत वर्कलोड है उन पे, तो उसकी ये एक कॉज बन सकती है कि बच्चे में एडीएचडी जो है वो डायग्नोस हो जाए अगर उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो। ये एक रिसर्च ने कहा है। अब इसके अलावा एडीएचडी के और भी कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एडीएचडी जो है वो। आगे चलते हैं कि क्वालिटीज़ एट विच एडीएचडी के जो चिल्ड्रन हैं वो किन चीज़ों में गुड हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उनकी ऐसी क्या सुपर पावर्स हैं जिनको सुपर पावर्स कहा जाता है। तो वो कौन से हैं जिनको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट बी चेक्ड। और अगर वो नहीं चेक होते तो वो एडीएचडी के बच्चे जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं या उनकी क्वालिटीज़ पे हाईलाइट नहीं किया जाता, उनकी ऐसी क्वालिटीज़ को, और वो उनकी ज़िंदगी में उनको भी बहुत एडवांटेज देंगे और दूसरों को भी बहुत एडवांटेज देंगे। अब सबसे पहला फैक्टर और सबसे पॉजिटिव फैक्टर जो है वो इसका है कि एडीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एडीएचडी के जो चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिएटिविटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है और उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब उस एनर्जी और उस क्रिएटिविटी को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस एनर्जी और उस क्रिएटिविटी को हमने उनके अंदर एक एडवांटेज कैसे बनाना है, वो टीचर्स और पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। सेकंड जो इनकी क्वालिटी होती है वो इनकी कन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत ज़्यादा, एक तो उस पर काम भी बहुत करना पड़ता है कभी कभार, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस में वो कन्वर्सेशनल स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा
प्रोडक्टिव भी होते हैं और बहुत ज़्यादा, जो कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि फंक्शनल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडीएचडी के साथ साथ फंक्शनल भी हैं। तो एडीएचडी के साथ जब फंक्शनल है तो उनकी जो क्वालिटी होती है कन्वर्सेशनल स्किल्स की, वो बहुत पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट इसमें है वो रिजिलियंट बहुत होते हैं, कोई भी मैटर आता है उनकी लाइफ में तो दे आर वेरी रिजिलियंट टूवर्ड्स द इशू, टू रिजिलियंट टूवर्ड्स द सिनेरियो। सो इसके बाद वो हाइपर फोकस होता है उनके अंदर, फोकस उनका बहुत ज़्यादा होता है, जिस भी बात में होता है वो बहुत उनका हर चीज़ का मुशाहिदा और हर चीज़ की बात उनमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो ये उनकी क्वालिटी बनाई जा सकती है, ये उनका एक लाइफ में एडवांटेज बन सकता है जिससे उनको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। फिर यहाँ तक थी जो क्वालिटीज़ हैं एडीएचडी में, वो हमने डिस्कस की। इसके बाद हमने देखना है कि हम एडीएचडी के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या गाइडलाइन दे सकते हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या गाइडलाइन बन सकती है फॉर द एडीएचडी चिल्ड्रन, टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है दैट इज़ साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइको एजुकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप साइकोलॉजी को साइकोलॉजिकली अगले को एजुकेट करें टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में एजुकेट करना किसी भी बंदे को उसके लिए बेहतर होता है ताकि वो उसको जान ले और उसके ऊपर वो काम कर सके। जब हम स्टूडेंट्स को विद कमिंग विद द एडीएचडी या पेरेंट्स को या टीचर्स को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइको एजुकेट करेंगे कि एडीएचडी क्या है और एडीएचडी के साथ कैसे रहना है और एडीएचडी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं स्टूडेंट ऐसे बच्चों की, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से या उनके अंदर क्रिएट होती हैं, इस तरह की सारी जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन है ऑफ एडीएचडी वो हमने साइको एजुकेट करना है ऐसे लोगों को जो हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। ये तो हो गया फैक्टर वन, ये तो गाइडलाइन नंबर वन हो गई कि हमने सबसे पहले उनको आगाही देनी है। हमारे पास कोई भी इशू इसी तरह हम आए तो उस सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो बेसिक पॉइंट्स हमने ऐसा एडीएचडी के सारे बताने हैं ताकि हम फर्दर मूव कर सकें। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो एडीएचडी को डील करने के लिए दैट इज़ बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर डीलिंग द चिल्ड्रंस विद एडीएचडी। अब ये अप्लाई कैसे करना है, ये पेरेंट्स और जो उनके टीचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा सुनने वाली बात है कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए थेरेपी में दैट इन्वॉल्व्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजीज़। बच्चे की रिवार्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके स्टडी टाइम अगर वो फ़िक्स नहीं कर पा रहा तो उसका स्टडी टाइम फ़िक्स करने के लिए उसको कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट जब ज़रूरत हो उसको उस वक्त पनिशमेंट मिली जाए, जब उसको रिवॉर्ड का टाइम हो तो रिवॉर्ड दिया जाए, बेशक छोटा दिया जाए बट दिया जाए ताकि उसके अंदर मोटिवेशन रहे कि उसने पढ़ना है। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इन्वॉल्व टीचर और पेरेंट्स को मुश्तरका तौर पे इन्वॉल्व करें। जब ये मुश्तरका तौर पे इन्वॉल्व होंगे टुवर्ड्स द थेरेपी टुवर्ड्स तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट बनेगा कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स और टीचर्स का। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको जो रीइंफोर्समेंट टाइम, पनिशमेंट टाइम, रिवॉर्ड टाइम, टीवी टाइम, हर तरह का टाइम, उनका आउटिंग टाइम, उनका गेट टुगेदर टाइम विद फैमिली एंड विद फ्रेंड्स इक्वली डिवाइडेड हो उनके लाइफ में। उनकी लाइफ में बेसिकली हमने बहुत सारा पैटर्न डालना होता है, उनको मैच्योर करना, उनको एक्टिविटीज़ देना जो हेल्दी हैं। वो ज़्यादा अगर हाइपर रहते हैं तो उनको वॉक की तरफ लेके जाना, साइकिलिंग की तरफ लेके जाना, आउट ऑफ होम एक्टिविटीज़ बनाना उनके साथ, उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाना जिनके साथ वो डेली आउटिंग कर सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन विद एडीएचडी उनकी डीलिंग के लिए। अब टीचर्स के लिए ये तो पेरेंट टीचर कॉम्बिनेशन और पेरेंट्स की लिए बात हो गई, और अब टीचर्स के लिए अगर बात करें तो टीचर्स का जो है वो ज़रूरी है कि उनको, टीचर्स के लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो प्रेज़ एंड इनकरेज एंड गिव मोटिवेशन टू द चाइल्ड विद एडीएचडी करें, बहुत ज़रूरी करें, ना कि उसको सिर्फ डायग्नोस करके क्लास में सज़ा देते रहें, बल्कि उसको प्रेज़ और पनिशमेंट का इक्वली उसका जो है वो रिटर्न फॉर्म में उसका एक चार्ट बनना चाहिए, मोटिवेशनल चार्ट बनना चाहिए उसका। सो प्लान एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ बनाएं टीचर्स उसके लिए, स्पेशली उस किड के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए ताकि वो आउटिंग
इस फॉर्म में कर सके कि वो टीचर्स की हेल्प करे, स्टूडेंट्स की हेल्प करे, या रिप्रेजेंटेटिव ना भी बनाया जाए तो उसके ऊपर कोई ऐसी क्लास की ज़िम्मेदारी डाल दी जाए कि वो उसने हेल्प करनी है दूसरों की क्लास में जब भी जिसको ज़रूरत पड़े। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है अगर टीचर प्लान करेंगे फॉर द चाइल्ड, फॉर द स्टूडेंट, तो वो बहुत अच्छी रहेगी। फिर उसका प्ले टाइम जो है उसमें उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए। उसका प्लेइंग और वर्किंग टाइम जो है उसके बीच में बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। जब बैलेंस होगा तो वो फंक्शनल और वर्किंग उसके अंदर जो है काम की खुशी होगी। खुशी क्रिएट करना ऐसे बच्चों में बहुत ज़रूरी होता है, और अटेंशन देगा वो अपने बिहेवियर में, अपने काम में, फिर उसकी जो है वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ हुई होगी और वो पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका जो है एक्टिविटीज़ को है प्लेइंग और अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसमें आता है कि पेरेंटल मीटिंग विद काउंसलर बहुत ज़रूरी है फॉर द एडीएचडी चाइल्ड एंड एडीएचडी पेरेंट्स एंड टीचर्स या काउंसलर। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छी लाइफ बना देगा, बहुत अच्छी ऐसी बेस खड़ी कर देगा बच्चे में कि वो बहुत मजबूत रहेगा थ्रू आउट द लाइफ और बहुत फंक्शनल रहेगा और अपने आप की जो वर्किंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जान लेगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर जो नेक्स्ट थेरेपी जो हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ सोशल स्किल ट्रेनिंग। उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो उनकी अगर हम उनको ट्रेनिंग दें तो वो बहुत कुछ लर्न करेंगे कि उनका जो बिहेवियर है उसका दूसरों पे क्या इफ़ेक्ट है और दूसरों का बिहेवियर का उन पे क्या इफ़ेक्ट है। ये बेसिक पिन पॉइंट उनको हमने लर्न करवाना है जिस पे उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो उन पे अप्लाई हो सकती हैं। उसके अलावा टॉक थेरेपी जो है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ बहुत करामद रहेगी, बहुत उसका अच्छा फ्रूटफुल रिज़ल्ट रहेगा कि उनकी टॉक थेरेपी जो है सीबीटी वगैरह वगैरह इस तरह की सिचुएशंस में उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस है उन पे इस तरह की थेरेपीज़ लगाना बहुत फंक्शनल रहेगा उनके लिए, बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशंस, उनसे सिचुएशंस के बारे में हमने ज़्यादा पूछना है और फिर ऐसे सिचुएशंस में रिएक्ट क्या करें। जब वो सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, तो जो काउंसलर या टीचर या पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी उनका जो क्लोज्ड वन है वो उनको उस तरह की चीज़ में जो बिहेव करना है, जो थॉट पैटर्न है उनका, वो उसको चला सकेगा, एक साइकिल की तरह उसको मूव ऑन कर सकेगा, मूव फॉरवर्ड कर सकेगा, उनके थॉट्स के अंदर एक नई बात बैठा सकता है वो। इस तरह जब वो अपनी सिचुएशंस को शेयर करेंगे और आगे से लर्न करेंगे काउंसलर से, तो उनका जो प्रेशर बनता है माइंड में, किसी का भी प्रेशर बनता है, किसी भी इंसान का प्रेशर बनेगा, स्पेशली एडीएचडी के स्टूडेंट्स का, तो वो जो प्रेशर है वो बहुत अच्छा रिलीज़ हो जाएगा। शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग, ये तो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो एडीएचडी का स्टूडेंट या चिल्ड्रन है वो जब शेयर करेगा अपना आप, तो दैट वुड बी वेरी इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट थेरेपी जो हम इस पे लगाएंगे दैट इज़ वेरी कलरफुल थेरेपी एंड दैट इज़ आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी हम उस पर अप्लाई करेंगे, हम उससे नेक्स्ट जो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए या बड़ों के लिए, किसी के लिए भी स्पेसिफिकली हम इस वक्त एडीएचडी की बात करें तो दैट इज़ आर्ट थेरेपी। दैट इज़ यूजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड यूजिंग देयर कलर्स। उनकी लिए आर्ट थेरेपी अप्लाई करें, उन पे आर्ट थेरेपी, आर्ट के डिफरेंट काम बनाएं, क्रिएटिविटी के डिफरेंट घर के काम कराएं, अरेंजमेंट्स कराएं, घर की सेटिंग्स कराएं, घर के डिफरेंट वॉल डेकोरेशंस बनवाएं। तो आर्ट थेरेपी उन पे बहुत इफ़ेक्टिव होगी। उनके ब्रेन को बहुत सुकून मिलेगा इस थेरेपी से, जो कि बहुत हाइपर रहता है हर वक्त, वो पॉजिटिव यूज़ होगा। नेक्स्ट, ऐसे बच्चों में बहुत एनर्जी होती है तो उनके लिए जिम एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। जिम जाना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उनके जो लोग हैं उससे उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, मूड इफ़ेक्टिव है जिम। सो जिम उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जब वो बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे, तो उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ाती जानी है। उनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छी है। स्विमिंग जो है वो फुल बॉडी एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग जो है वो उनको विद द टाइम करवानी है ताकि जो उनका है बॉडी बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है वो यूटिलाइज़ हो और उनके अंदर रिलैक्सेशन आए और उनको मज़ा आए थोड़ा। नेक्स्ट, उनके लिए साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, टेकिंग देम आउट ऑफ होम एंड टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको ये सब देंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। और फिर वो जो पढ़ाई में और जो
पॉजिटिव लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा फंक्शनल रहेंगे। इसके अलावा जो अदर ट्रीटमेंट्स कुछ हैं हमारे पास जिस पे हमने फोकस रखना है, जिस पे हमने जो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इन द थेरेपी सेशंस। सो अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आता है कटिंग फूड, जो कि उनके लिए अनहेल्दी है, जो कि उनकी हाइपर एक्टिविटी को और अटेंशन डेफिशिएंसी को बढ़ाता है, वो है मीठा। मीठा उनको कम देना है, इतना कम नहीं देना कि उनमें मीठे की कमी हो जाए, बट इतना देना है कि वो ADHD उनका काम रहे। मीठे की वजह से आपको पता है हमारे अंदर हरकत आती है, हमारे अंदर बहुत एनर्जी आती है, हमारा बहुत एक्टिविटी आती है हमारे अंदर। सो मीठा उनका कंट्रोल होना चाहिए, मीठा ज़्यादा नहीं देना, हाइपर एक्टिवनेस ना उनमें मीठे की वजह से बन जाए। और उनको अच्छा मीठा देना है, पॉजिटिव मीठा देना है, जो उनके लिए अच्छा हेल्दी मीठा हो। नेक्स्ट उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। डाइट का ख्याल कैसे रखना है? डाइट विद टाइम टेबल उनको देनी है, टाइम टेबल का उनको आदी बनाने की कोशिश करनी है और वक्त बे वक्त उनको खाने से रोकना है। और ये हर इंसान अगर इस पे अमल करे तो ये उस हर इंसान के लिए बेहतर होगा। फिर सप्लीमेंट उनकी स्पेसिफिकली मेडिकेशन अगर कोई डायग्नोस हुई हो तो वो ज़रूरी है उनको देना। फिर उनका जो डे है उसकी एक्टिविटीज़ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे तो उससे उनकी जो है वो फंक्शनैलिटी को हम चेकलिस्ट में रख सकेंगे। सो ऐसी चेकलिस्ट बनाना जिसमें उनकी एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, एक्टिविटीज़ ऑफ द वीक आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी क्लियर बाउंड्रीज़ बनाएं, ये उन्होंने करना है और ये उन्होंने नहीं करना। उनको क्लियर रखें, क्लियर कट बिहेवियर्स, क्लियर कट एक्टिविटीज़ और क्लियर कट कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन, क्लियर कट जो है उनका पनिशमेंट्स एंड रीइंफोर्समेंट्स होनी चाहिए। इसके बाद उनके साथ पॉजिटिव बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव उनको रखें, पॉजिटिव अपने घर के इन्वायरमेंट को रखें, पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो क्लास के इन्वायरमेंट को उनके लिए पॉजिटिव रखें। फिर उनका बेड टाइम फ़िक्स करें, उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक्टिविटीज़ फ़िक्स करें और उनको अंदर एक बात जगाएं कि वो दूसरों की हेल्प करें ताकि उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव यूज़ हो। उनकी एनर्जी को बेसिक